पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन यह आवश्यक बनाता है कि हम प्राकृतिक तत्वों के आपसी संपर्क, अनुकूलन और जीवन के पोषण की प्रक्रिया को एक संरचित, चरणबद्ध तरीके से विश्लेषित करें। पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि कोई भी जीव अकेले अस्तित्व में नहीं रहता, बल्कि जैविक इकाइयां लगातार ऊर्जा के आदान प्रदान, संसाधनों की प्रतिस्पर्धा और सहजीवी सहयोग के जटिल ताने बाने में संलग्न रहती हैं। इन अवधारणाओं की शैक्षिक खोज, जिसमें स्थानीय आवासों की बुनियादी पहचान से लेकर सीमाओं के पार ट्रॉफिक कैस्केड्स की जटिल मैपिंग तक शामिल है, पारिस्थितिक तंत्रों की नाजुकता और लचीलापन दोनों को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह चरणबद्ध कार्यप्रणाली, जो मूल पाठ्यक्रमों की तरह है, व्यवस्थित रूप से जटिलता में वृद्धि करती है। यह बुनियादी जीवों की पहचान से लेकर प्रणालीगत पारिस्थितिक परस्पर निर्भरता तक स्थानांतरित होती है और अंततः मानवीय हस्तक्षेपों के गहरे प्रभावों तथा उन्नत संरक्षण प्रतिमानों के कार्यान्वयन को संबोधित करती है। आगामी विश्लेषण इन पारिस्थितिक चरणों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे अनुभवजन्य केस स्टडीज, ऐतिहासिक कृषि ज्ञान और उन्नत जैविक अवधारणाओं द्वारा समर्थित किया गया है, ताकि वैश्विक जैवमंडल की गतिशीलता की सूक्ष्म समझ प्राप्त की जा सके। मूलभूत पारिस्थितिक अध्ययन का चरण आवासों की स्थानिक सीमांकन और उनके घटक तत्वों की पहचान से शुरू होता है। एक आवास किसी जीव के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक और जैविक आवश्यकताओं को प्रदान करता है, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों तत्व शामिल होते हैं। विभिन्न आवास बहुत भिन्न जीवन परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जिनमें जीवित रहने के लिए अत्यंत विशिष्ट विकासात्मक अनुकूलन आवश्यक होते हैं। एक जलीय तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में घुलित ऑक्सीजन, जल का तापमान और सूर्य के प्रकाश की पैठ जैसी अजैविक कारक पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। ये परिस्थितियां फाइटोप्लैंक्टन और कमल से लेकर जटिल मछलियों और उभयचरों तक की जैविक आबादी का समर्थन करती हैं। इसके विपरीत एक स्थलीय वन पारिस्थितिकी तंत्र मिट्टी, नमी, वायुमंडलीय आर्द्रता और विशिष्ट तापमान भिन्नताओं द्वारा नियंत्रित होता है। यह वातावरण वृक्षों पर रहने वाले पौधों, स्थलीय विशाल जीवों और पोषक चक्र के लिए आवश्यक जटिल मृदा सूक्ष्म जीवों का समर्थन करता है। इन भिन्नताओं की अवधारणा के लिए मूलभूत घटकों को एक तुलनात्मक विश्लेषणात्मक मैट्रिक्स के माध्यम से वर्गीकृत किया जा सकता है। जलीय आवास घुलित ऑक्सीजन और लवणता पर केंद्रित होते हैं, जो जलीय पोषक चक्र के माध्यम से मछलियों और तलछटी जीवों का समर्थन करते हैं। स्थलीय आवास मिट्टी, नमी और वर्षा पर निर्भर करते हैं, जो वायुमंडलीय विनिमय के माध्यम से स्तनधारियों और पक्षियों का समर्थन करते हैं। वृक्षीय सूक्ष्म आवास छत्र सूर्य के प्रकाश और संरचनात्मक शाखाओं द्वारा परिभाषित होते हैं, जो विशेष पक्षियों और अकशेरुकी जीवों का आश्रय बनते हैं। वृक्षीय सूक्ष्म आवास का एक उदाहरण पिल्केन वृक्ष है, जिसे सफेद अंजीर के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। पिल्केन एक स्वनियंत्रित पारिस्थितिक रंगमंच के रूप में कार्य करता है। इसकी विशाल छत्रिका इसके नीचे के सूक्ष्म जलवायु को काफी हद तक बदल देती है। इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में जीवन का संचार करते हुए प्रसिद्ध रूप से देखा गया है, जो इसकी सहनशीलता का प्रमाण है। यह अर्ध पर्णपाती स्ट्रैंगलर अंजीर वसंत और मानसून के मौसम में तेजी से पत्तियों का नवीनीकरण करता है। यह वृक्ष जैविक चुंबक के रूप में कार्य करता है, जो बारबेट्स, बुलबुल और कबूतर जैसी पक्षियों की उच्च घनता को आकर्षित करता है। यह एक महत्वपूर्ण नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, 1 टन से अधिक कार्बन को अवशोषित करता है और 90 किलोग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। पिल्कन यह दर्शाता है कि एक ही जैविक इकाई कई प्रजातियों के लिए एक आधारभूत कीस्टोन आवास के रूप में कार्य कर सकती है। व्यापक स्तर पर ओडिशा, भारत की चिल्का झील विश्व स्तर पर सबसे जटिल जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में इसमें समुद्री, मुहाना और मीठे पानी के वातावरण का अनूठा मिश्रण है। इस पारिस्थितिक तंत्र का स्वास्थ्य लवणता, संतुलन और मीठे पानी के पोषक तत्वों के प्रवाह जैसे अजैविक कारकों से गहराई से जुड़ा हुआ है। पारिस्थितिकीविद पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड का उपयोग करते हैं,
जिसमें 10 संकेतकों को 3 मुख्य सूचकांकों में व्यवस्थित किया गया है। 1980 के दशक में आक्रामक झींगा जलीय कृषि ने झील की लवणता के संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया और उत्पादन को घटा दिया। यह दर्शाता है कि कैसे अजैविक परिवर्तन तुरंत पूरे खाद्य श्रृंखला में जैविक गिरावट का कारण बनते हैं। आज पुनर्स्थापन रणनीतियां समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती हैं, जिसमें संकटग्रस्त इरावदी डॉल्फिन और 300 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। इन स्थानिक गतिशीलताओं को समझना हमारे विश्व के विविध पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थिर आवास पहचान से आगे बढ़ते हुए शैक्षिक पारिस्थितिकी अध्ययन का दूसरा चरण जनसंख्या गतिकी और भौगोलिक निरंतरता की आवश्यकता की जांच करता है। एक जनसंख्या को एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब विभिन्न जनसंख्याएं आपस में संपर्क करती हैं, तो वे एक जैविक समुदाय का निर्माण करती हैं। मेगाफौना के लिए स्थानिक क्षेत्र की अवधारणा को अलग-थलग टुकड़ों तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसके लिए विशाल अखंडित परिदृश्य आवश्यक होते हैं। ऐसी प्रजातियों का अस्तित्व पूरी तरह से पारिस्थितिक गलियारों के संरक्षण पर निर्भर करता है। भारत में एशियाई हाथी एक प्रमुख केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। हर साल सैकड़ों हाथी डलमा वन्यजीव अभयारण्य से सिमिलीपाल नेशनल पार्क तक 100 मील से अधिक की खतरनाक प्रवास यात्रा करते हैं। यह आंदोलन गंभीर अजैविक दबावों के कारण होता है। हाथी झारखंड की झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। वे सिमिलीपाल में प्रचुर मात्रा में जल और चारा खोजते हैं, साथ ही डलमा क्षेत्र में वनस्पति को पुनर्जीवित होने का अवसर भी देते हैं। हालांकि जब अनियंत्रित कोयला खनन, कृषि विस्तार और गांवों द्वारा शुरू की गई जंगल की आग फैलती है, तो हाथियों के भौतिक मार्ग कट जाते हैं। जब प्राकृतिक वनस्पति दुर्लभ हो जाती है और पारंपरिक रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, तो हाथियों को मजबूरन मानव बस्तियों की ओर जाना पड़ता है। ऊर्जा से भरपूर भोजन की तलाश में झुंड अक्सर पास के खेतों में घुसकर केले और गन्ने जैसी फसलें खाते हैं। इससे गंभीर मानव हाथी संघर्ष उत्पन्न होता है। प्रतिशोध स्वरूप की जाने वाली कार्रवाइयों में बिजली से घिरी बाढ़, खाइयां और सीधे हमले शामिल हैं। दोनों पक्षों में विनाशकारी हताहतियां होती हैं। भारत भर में हर साल अनुमानित 500 मानव मौतें और 100 हाथियों की मौतें होती हैं। दूसरा प्रभाव यह है कि बड़े जानवर अपने भोजन की तलाश में मानव जनित स्रोतों की ओर झुकाव दिखाने लगते हैं, जिससे उनके व्यवहारिक पारिस्थितिकी में बदलाव आता है। तीसरा परिणाम यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवास की स्मृति बाधित हो जाती है, क्योंकि सिमिलीपाल हडगर जैसे पारंपरिक गलियारे अवरुद्ध हो जाते हैं। अलग-थलग पड़े हाथी समूह आनुवंशिक संकुचन का सामना करते हैं, जिससे वे बीमारियों और पर्यावरणीय तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इन मार्गों को बहाल करने के प्रयास, जैसे कि ग्रो ट्रीज एंटरप्राइज और प्राइसलेस प्लैनेट कोएलिशन द्वारा 10 लाख पेड़ लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2023 में सिमिलीपाल हडगर कुलदीहा गलियारे को संरक्षण अभयारण्य के रूप में औपचारिक रूप से अधिसूचित करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दर्शाता है। जनसंख्या गतिशीलता का अध्ययन डॉ जैसे अग्रदूतों का बहुत आर्णी है। A.J. वॉटी, जॉन जिंग, जिन्होंने विशालकाय जानवरों के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाए, उनकी PhD डॉलर पर उनका शोध प्रबंध अपनी तरह का पहला था, जिसने शिकारी और शिकार के बीच की गतिशीलता पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शीर्ष शिकारी की जीवित रहने की क्षमता मजबूत और भौगोलिक रूप से विस्तृत शाकाहारी जनसंख्या से गहराई से जुड़ी हुई है। जॉन जिंग की निगरानी ने बाद में सरिस्का में बाघों के पूरी तरह से स्थानीय विलुप्त होने का खुलासा किया, जिससे राष्ट्रीय नीतियों में बड़े बदलाव आए। इससे कालाकार्डमुंडन तराई टाइगर रिजर्व जैसे नए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना हुई। इन स्थानिक आवश्यकताओं को समझना आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत के भव्य मेगाफौना को संरक्षित करने की कुंजी है। क्या वास्तव में हर जीव का महत्व है? पारिस्थितिकी तंत्र विज्ञान में इसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ है, जिसे ट्रॉफिक कैस्केड्स के माध्यम से समझाया जाता है। ट्रॉफिक कैस्केड्स तब होते हैं जब शिकारी आबादी में बदलाव अप्रत्यक्ष रूप से निचले ट्रॉफिक स्तरों को प्रभावित करते हैं, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। हालांकि हम अक्सर जलीय और स्थलीय दुनियाओं को अलग मानते हैं,
लेकिन प्रजातियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं नियमित रूप से इन सीमाओं को पार कर जाती हैं। नाइट और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए एक ऐतिहासिक अध्ययन ने दिखाया कि कैसे एक तालाब में मछलियां किनारे पर खिलने वाले फूलों की सफलता को निर्धारित कर सकती हैं। मछलियों से भरे तालाबों में ये जलीय शिकारी ड्रैगन फ्लाई के लार्वा का भारी शिकार करते हैं। ड्रैगन फ्लाई द्विचरणीय जीवन जीती हैं। पहले जलीय शिकारी के रूप में परिपक्व होती हैं और फिर स्थलीय पंखों वाले वयस्क के रूप में उभरती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मछलियों वाले तालाबों के आसपास की भूमि में वयस्क ड्रैगन फ्लाई की संख्या काफी कम होती है। शीर्ष अकशेरुकी शिकारी के रूप में वयस्क ड्रैगनफ्लाई सक्रिय रूप से मधुमक्खियों और पतंगों जैसे महत्वपूर्ण परागणकर्ताओं का शिकार करती हैं। कम ड्रैगनफ्लाई होने के कारण इन परागणकर्ताओं पर शिकार का दबाव कम हो जाता है, जिससे कीड़ों की संख्या में वृद्धि होती है। यह प्रचुरता स्थानीय वनस्पति, विशेष रूप से सेंट जॉन वॉट के लिए सीधा लाभकारी है, जिसमें परागणकर्ताओं की यात्राओं में वृद्धि देखी जाती है। इन पौधों में पराग की कमी बहुत कम थी और वे उन तालाबों की तुलना में जिनमें अब मछलियां नहीं हैं, कहीं अधिक बीज उत्पन्न कर रहे थे। यह प्रमाण दिखाता है कि मानव हस्तक्षेप जैसे तालाबों में मछलियां डालना पारिस्थितिक तंत्र में दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करता है। संरक्षणवादियों को अब विभिन्न दिखने में अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच जैविक प्रवाहों का भी ध्यान रखना होगा। एक और गहरा उदाहरण भारतीय बुलफ्रॉग के व्यावसायिक शोषण से जुड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप का यह मूल निवासी अत्यंत भूखा शिकारी एक महत्वपूर्ण जैविक कीट नियंत्रक की भूमिका निभाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मेंढक की टांगों की वैश्विक मांग ने इस क्षेत्र को एक प्रमुख निर्यातक में बदल दिया। 1980 के दशक तक हर साल 40 मिलियन तक मेंढक उनके प्राकृतिक आवासों से निकाले जा रहे थे। इस शिकारी के हटाए जाने से कृषि कीटों की आबादी में विस्फोट हो गया, जिससे स्थानीय फसल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों को सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग काफी बढ़ाना पड़ा। इस प्रतिक्रियात्मक कदम ने मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाया और महत्वपूर्ण जलस्तरों को प्रदूषित कर दिया। रासायनिक संतृप्ति ने आसपास के क्षेत्रों में मानव आबादी के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर दिए। इसके अलावा कीटों ने जल्दी ही प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली, जिससे ये रसायन धीरे धीरे अप्रभावी होते गए। अल्पकालिक निर्यात लाभ दीर्घकालिक पारिस्थितिक और कृषि विनाश के आगे फीके पड़ गए। इस पतन को पहचानते हुए भारतीय सरकार ने 1987 में मेंढक की टांगों के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। शिकार बंद होने से बुलफ्रॉग की आबादी को फिर से बढ़ने का मौका मिला, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे स्थिर होने लगा। इस पुनर्प्राप्ति ने रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम कर दिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि एकल प्रजातियां भी स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण केवल नैतिक विकल्प नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक आवश्यकता भी है। हम एक जटिल रूप से जुड़े हुए संसार में रहते हैं, जहां हर जीव दूसरे के जैविक सफलता में भूमिका निभाता है। एक को संरक्षित करके हम कईयों की रक्षा करते हैं, जिससे जीवन की प्रतिस्पर्धी यात्रा जारी रह सके। यह सिलसिला चलता रहता है। जीवन की लहरें बहुत व्यापक हैं। आइए प्रवाह बदलने से पहले उसकी गहराई को समझना सुनिश्चित करें। जैविक समुदायों के भीतर प्रजातियां भोजन संबंधों और स्थानिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ी होती हैं। हालांकि जीव अत्यंत विशिष्ट सहजीवी संबंध विकसित करते हैं, जो उनकी विकासात्मक उपयुक्तता को परिभाषित करते हैं। पारिस्थितिकी अध्ययन के शैक्षिक चरण में इन अंतःक्रियाओं को मूल रूप से पारस्परिकता, सहभोजिता और परजीविता में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले पारस्परिकता। यहाँ दोनों भागीदार प्रजातियों को एक स्पष्ट शारीरिक या प्रजनन लाभ प्राप्त होता है। इसका सबसे चरम रूप अंजीर के पेड़ों और अंजीर ततैया के बीच का संबंध है। एक अंजीर एक जिरकोनियम है, जिसमें सैकड़ों आंतरिक फूल होते हैं। चूंकि ये फूल एकांत में होते हैं, वे परागण के लिए विशेष सह विकसित अंजीर ततैयों पर ही निर्भर करते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पशील रासायनिक गंधों से प्रेरित होती है। मादा ततैया जिरकोनियम के अंदर प्रवेश करती है, अक्सर अपने पंख खो देती है ताकि अंडे दे सके। पौधा उसके लार्वा को पालता है, जबकि वह पेड़ की वृद्धि सुनिश्चित करती है।
एक और गहरा उदाहरण समुद्री वातावरण में देखने को मिलता है, असली गोभी मछली और पिस्टल झींगा के बीच। झींगा एक बिल खोदता है, लेकिन उसकी दृष्टि कमजोर होती है। गोभी मछली इस घर को साझा करती है और शिकारी से बचाव के लिए एक जैविक प्रहरी की तरह काम करती है। खतरा महसूस होते ही गोभी मछली छुपने के लिए दौड़ जाती है, जिससे झींगे को भी एक साथ पीछे हटने का संकेत मिलता है। दोनों की जीवित रहने की संभावना अधिक हो जाती है। अगला है कमेंसलिज्म, जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, जबकि मेजबान शारीरिक और पारिस्थितिक रूप से अप्रभावित रहता है। एक क्लासिक उदाहरण है मवेशी, बगुला और बड़े चरने वाले स्तनधारी। बगुलों के पास घनी घास में कीड़ों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त वजन नहीं होता। वे मवेशियों के पीछे पीछे चलते हैं। बगुले भारी खुरों से होने वाली हलचल का फायदा उठाते हैं, जो शिकार को बाहर निकालती है और एक जैविक हल की तरह काम करती है। अंत में परजीविता। ये तब होता है जब एक जीव दूसरे के सीधे नुकसान पर लाभ उठाता है। पक्षियों में भ्रूण परजीविता इसका एक जटिल उदाहरण है। एशियाई कोयल पूरी तरह से अपने बच्चों को पालने के लिए घरेलू कौवे पर निर्भर रहती है। मादा कोयल मेजबान के घोंसले में एक अंडा रखती है। अक्सर वह घोंसले में अंडों की संख्या बनाए रखने और पहचान से बचने के लिए मेजबान का एक अंडा हटा देती है। कोयल का अंडा कौवे के अंडे की फीकी, स्लेटी, धब्बेदार बनावट की नकल करता है, जिससे वह मेजबान की दृश्य पहचान रक्षा प्रणाली को चकमा दे देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोयल का बच्चा पहले निकलता है और मेजबान के बच्चों से बेहतर प्रतिस्पर्धा करता है। मेजबान माता पिता परजीवी बच्चे को खिलाने में खुद को थका देते हैं। यह संबंध एक सतत विकासवादी हथियारों की दौड़ को दर्शाता है, जिसमें रूपात्मक अनुकरण और अत्यधिक व्यवहारिक हेरफेर शामिल है। आपसी सहयोग से लेकर परजीवी शोषण तक ये संरचनाएं जीवन के जटिल जाल को परिभाषित करती हैं। चरण 5, ऊष्मागतिकीय ऊर्जा प्रवाह, खाद्य जाल संरचनाएं और शिक्षण मॉडलिंग। आवासों, जनसंख्या और सहजीवी संबंधों का समन्वय पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊष्मागतिकीय ऊर्जा के स्थानांतरण में परिणत होता है। जीवों को उनकी चयापचयी अधिग्रहण रणनीतियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, जबकि उपभोक्ता जैविक पदार्थ के सेवन पर निर्भर करते हैं, जिन्हें आगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा का एक दिश प्रवाह पारंपरिक रूप से एक साधारण खाद्य श्रृंखला के रूप में मॉडल किया जाता है, जो उपभोग के रैखिक क्रम को दर्शाता है। हालांकि रैखिक मॉडल प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बहुआयामी वास्तविकता को पकड़ने में असफल रहते हैं। प्रत्येक जीव आमतौर पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एक साथ कई पोषण स्तरों पर स्थित होता है, जिससे एक आपस में जुड़ा हुआ जाल बनता है, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। ऊर्जा के स्थानांतरण में ऊष्मागतिकी के कठोर नियमों के कारण पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण अत्यंत अप्रभावी होता है, जिससे पारिस्थितिक दक्षता आमतौर पर केवल 10% ही होती है। इसलिए पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर उत्पादकों की जैविक द्रव्यमान की मात्रा शिखर पर स्थित शीर्ष शिकारी के जैविक द्रव्यमान की तुलना में गुणात्मक रूप से अधिक होनी चाहिए। पिरामिड के शिखर पर स्थित शीर्ष शिकारी का जैविक द्रव्यमान केवल मूल ऊर्जा का एक अंश ही दर्शाता है। सैप्रोट्रॉफ्स और अपघटक जैसे कि कवक, अपघटक बैक्टीरिया और डिट्रिटिवोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका जटिल मृत जैविक पदार्थ और मल को विघटित करना है। वे मौलिक पोषक तत्वों को सीधे मिट्टी में वापस लौटा देते हैं, जिससे जैव भू रासायनिक चक्र पूरा होता है और पारिस्थितिकी तंत्र अपने ही कचरे से दम घुटने से बच जाता है। खाद्य जाल की गहन जटिलता को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए शैक्षिक पद्धतियां अक्सर इंटरैक्टिव गतिशील सिमुलेशन का उपयोग करती हैं। कक्षा में एक प्रमुख शिक्षण विधि यार्न फूड वेब गतिविधि है। इस अभ्यास में छात्रों को विभिन्न जीवों की जैविक भूमिकाएं सौंपी जाती हैं और ऊष्मागतिकीय ऊर्जा के स्थानांतरण को दर्शाने के लिए वे एक ऊन की गेंद को एक दूसरे को पास करते हैं। यह गतिशील मॉडलिंग स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पारिस्थितिकी तंत्र कोई श्रेणीबद्ध सीढ़ियां नहीं है, बल्कि अत्यंत जटिल रूप से जुड़े हुए जाल हैं। ऊन की भौतिक खिंचाव एक महत्वपूर्ण जैविक सत्य को दर्शाता है। किसी एक नोड को हटाने पर, चाहे वह प्राथमिक उत्पादक हो या शीर्ष शिकारी, पूरे जाल में संरचनात्मक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है,
जिसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। इसी तरह फूड वेब जेंगा गतिविधि में एक भौतिक ब्लॉक टावर की अस्थिरता का उपयोग किया जाता है, यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार प्रजातियों को मानव जनित रूप से हटाने से पूरे पर्यावरणीय ढांचे का अचानक और विनाशकारी पतन हो सकता है। इन ऊष्मागतिकीय और स्थापत्य सिद्धांतों को समझना प्रकृति पर हमारे प्रभाव को पहचानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्रों के जटिल जाल ही जीवन की नींव है, जैसा कि हम जानते हैं। इन जालों का मॉडल बनाकर और उनका अध्ययन करके हम अपनी दुनिया के नाजुक संतुलन की रक्षा करना सीखते हैं। मेरे साथ जीवन की संरचना का अन्वेषण करने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहें। जहां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों में आंतरिक होम्योस्टैटिक संतुलन तंत्र होते हैं, वहीं तेज और बड़े पैमाने पर मानव जनित कारकों की शुरुआत अक्सर जैविक लचीलापन को मात दे देती है। मानव हस्तक्षेप विनाशकारी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है, जो प्रारंभिक व्यवधानों से कहीं आगे तक फैल जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन का एक प्रमुख कारण है आक्रामक विदेशी प्रजातियों या आईएस का प्रसार। जब गैर स्थानीय जीवों को ऐसे वातावरण में लाया जाता है जहां उनके प्राकृतिक विकासवादी शिकारी या रोगजनक नहीं होते, तो वे तेजी से फैलते हैं और स्थानीय वनस्पति और जीवों को पछाड़ देते हैं। भारत में आक्रामक पौधों की प्रजातियों ने गंभीर क्षति पहुंचाई है। लैंटाना कैमारा घने अभेद्य झाड़ियां बनाता है जो स्थानीय वनस्पति को दबा देती है। प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा, जिसे विलायती बबूल के नाम से जाना जाता है, आक्रामक रूप से मिट्टी की रासायनिकी को बदलता है और गहरे भूजल भंडार को तेजी से समाप्त करता है, जिससे स्थानीय कृषि को खतरा होता है। जलकुंभी जैसे जलीय आक्रांता झीलों और नदियों में विशाल दमघोंटू चटाई बना देते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश पानी में प्रवेश नहीं कर पाता। इससे गंभीर हाइपोक्सिया होता है, जिससे स्थानीय मछलियों की आबादी नष्ट हो जाती है। पार्थेनियम या कांग्रेस घास स्थानीय वनस्पतियों को विस्थापित कर देती है और पशुओं व मनुष्यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा करती है। यह डर्मेटाइटिस और एलर्जी के रूप में होता है। हालिया विश्लेषणों के अनुसार आक्रामक प्रजातियों के फैलाव ने पिछले 6 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था को चौंका देने वाले 127 अरब 300 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन इस समस्या को कई गुना बढ़ा देता है। बढ़ते तापमान गीले आवासों में आक्रामक प्रजातियों के फैलाव को आसान बनाते हैं, जबकि अनियमित वर्षा शुष्क आवासों में आक्रामक प्रजातियों को लाभ पहुंचाती है, जिससे जैविक आक्रमण एक अलग-थलग समस्या न रहकर एक आपस में जुड़ा हुआ संकट बन जाता है। पारिस्थितिक तंत्रों का क्षरण न केवल जैव विविधता को कम करता है, बल्कि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नष्ट कर मानव अस्तित्व को सीधे खतरे में डालता है। सुंदरबन और भितरकनिका के मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों के घने लवण सहिष्णु तटीय वन अपूरणीय आपदा न्यूनीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं। मैंग्रोव विशाल जैविक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। इनकी घनी आपस में जुड़ी जड़ों की संरचना लहरों की ऊर्जा को आक्रामक रूप से कम कर देती है। ये जड़ें तटीय तलछट को स्थिर करती हैं और चक्रवाती तूफानों की लहरों की गति को कम करती हैं। प्राकृतिक जैव ढाल के रूप में अपनी सिद्ध प्रभावशीलता के बावजूद मैंग्रोव अभी भी खतरे में है, जो निवारक पारिस्थितिक अवसंरचना को महत्व न देने की प्रणालीगत विफलता को उजागर करता है। विनाशकारी 1999 ओडिशा सुपर साइक्लोन के दौरान सैकड़ों तटीय गांवों से एकत्र किए गए अनुभवजन्य आंकड़ों ने एक स्पष्ट अंतर दिखाया। भितरकनिका क्षेत्र में सुरक्षित मैंग्रोव पट्टियों से घिरे बस्तियों में उन तटीय बस्तियों की तुलना में जहां मैंग्रोव को व्यवस्थित रूप से साफ कर दिया गया था, मानव मृत्यु दर और संपत्ति की क्षति काफी कम रही। झींगा, जलीय कृषि या तटीय कृषि के लिए यह अंतर मापनीय था। इसके बावजूद दुनिया भर में मैंग्रोव अवैध कटाई और औद्योगिक प्रदूषण के कारण गंभीर खतरे में है और वाणिज्यिक भूमि उपयोग का विस्तार इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक बफर्स को लगातार खतरे में डाल रहा है। यह एक प्रणालीगत मानवजनित विफलता है कि हम निवारक पारिस्थितिक अवसंरचना का मूल्यांकन नहीं करते, जिसे हमें अपनी ही जीवित रहने के लिए संबोधित करना होगा। पारिस्थितिक क्षरण की दिशा को रोकने के लिए समन्वित संरक्षण प्रयास और समुदाय नेतृत्व वाली सुरक्षा प्रणालियां लागू की गई हैं, जिनके परिणाम स्वरूप
वैश्विक जैव विविधता में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। भारत ने कीस्टोन मेगाफोना के संरक्षण के लिए विशाल संस्थागत ढांचे की शुरुआत की है, जो दुनिया की कुछ सबसे सफल परियोजनाओं से शुरू होती है। 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर वैश्विक संरक्षण की एक प्रमुख सफलता के रूप में खड़ा है। अब भारत में दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघ पाए जाते हैं। बाघों की आबादी में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जो अब अनुमानित 3,925 तक पहुंच गई है और ये 54 समर्पित टाइगर रिजर्व में निवास करते हैं। इसी तरह की सुरक्षा ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेर की आबादी को पुनर्जीवित करने में मदद की है, जिसकी संख्या अब लगभग 674 तक पहुंच गई है। काजीरंगा में विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे की आबादी में उल्लेखनीय पुनरुत्थान हुआ है। अब भारत भर में इनकी आबादी 3,000 से अधिक हो गई है। हाल की पहलों जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन ने वैश्विक स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें उपग्रह टैगिंग के माध्यम से उनके आवास उपयोग को ट्रैक करना भी शामिल है। जहां राज्य प्रायोजित संरक्षण महत्वपूर्ण है, वहीं जमीनी स्तर पर समुदाय द्वारा संचालित संरक्षकता अक्सर सबसे टिकाऊ परिणाम देती है। मंगलाजोड़ी में स्थानीय लोगों ने प्रवासी पक्षियों का शिकार करने से लेकर इको टूरिज्म के माध्यम से उनके सबसे बड़े रक्षक बनने तक का सफर तय किया है। आज मंगलाजोड़ी हर साल 3 लाख से अधिक प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करता है, जो सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिश्नोई समुदाय सभी जीवित प्राणियों, विशेष रूप से काले हिरण की रक्षा के लिए सदियों पुरानी धार्मिक प्रतिबद्धता बनाए रखता है। इन मरुस्थलीय संरक्षकों के लिए पारिस्थितिकीय संरक्षकता को सांस्कृतिक मूल्यों के केंद्र में शामिल करना अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। कीचन में प्रवासी कुर्जा, डेमोइसेल क्रेन, पक्षियों को दाना डालने की परंपरा ने उनके प्रवास के पैटर्न को बदल दिया है, जिससे गांव में लगभग 1,50,000 पक्षी आने लगे हैं। हमें मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों और मत्स्य पालन तालाबों पर भी ध्यान देना होगा, जिनके लिए सुनियोजित निगरानी आवश्यक है। बांग्लादेश में मछली पालन के लिए पर्यावरणीय हेरफेर की उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नर्सरी तालाबों से लेकर पूरी तरह कृत्रिम प्रजनन तक शामिल है। हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा तो हासिल की, लेकिन इससे मिट्टी, सूक्ष्म जीवों का विनाश हुआ और कीटनाशक प्रतिरोधी सुपर कीटों का जन्म हुआ। आधुनिक विज्ञान अब प्राचीन विधियों को मान्यता दे रहा है, ताकि मिट्टी के स्वास्थ्य और कार्यात्मक जैव विविधता को पुनर्स्थापित किया जा सके। प्राचीन ग्रंथों जैसे सुरपाल के वृक्षायुर्वेद में कुनपजल जैसी तकनीकों का उल्लेख है, जिन्हें मिट्टी के जैव मंडल को पोषित करने के लिए विकसित किया गया था। कुनपजल में जैविक पदार्थ का अवायवीय किण्वन शामिल है, प्रोटीन को जैव उपलब्ध अमीनो एसिड और पोषक तत्वों में तोड़ना। विश्लेषणानुसार यह शक्तिशाली जैविक इनोकुलेंट मिट्टी को लाभकारी बैक्टीरिया से भरकर पौधों की रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। जीरो बजट खेती 4 स्तंभों पर टिकी है: मिट्टी इनोकुलेशन, बीज उपचार, मल्चिंग और वातन। ये सूक्ष्म जीव गतिविधि बढ़ाकर नमी बचाते हैं, जिससे मिट्टी का सूक्ष्म जीव समुदाय प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित होता है। ओडिशा में संभव एनजीओ ने 90 एकड़ बंजर भूमि को एक आत्मनिर्भर वन पारिस्थितिकी तंत्र में बदल दिया। संभव एक आनुवंशिक भंडार के रूप में कार्य करता है, जो 800 से अधिक देशी बीज किस्मों को संरक्षित करता है, जिनमें 500 प्रकार के चावल शामिल हैं। यह विविधता महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदान करती है। जहां वाणिज्यिक फसलें चक्रवातों के दौरान नष्ट हो गईं, वहीं देशी किस्में मौसम का सफलतापूर्वक सामना कर सकीं। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्रों में कार्यात्मक जैव विविधता का एकीकरण जलवायु परिवर्तन की बढ़ती अस्थिरताओं के खिलाफ हमारी निर्णायक रक्षा है। पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता का व्यापक चरणबद्ध विश्लेषण एक अटल जैविक सच्चाई को उजागर करता है। प्राकृतिक दुनिया की संरचना अनेक स्थानिक और कालिक आयामों में गहराई से जुड़ी हुई है। स्थलीय पुष्पीय पौधे का अस्तित्व जलीय मछलियों की शिकार प्रवृत्तियों से अनजाने में ही जुड़ा हुआ है। विशाल वृक्षों की आनुवंशिक वृद्धि पूरी तरह से सूक्ष्म, अत्यधिक विशिष्ट ततैयों पर निर्भर करती है, और विशाल मानव कृषि उद्यमों का स्वास्थ्य कृत्रिम रासायनिक संतृप्ति पर नहीं, बल्कि प्राचीन जैव उर्वरक संरचनाओं में किण्वित हो रहे सूक्ष्म जीवाणु समुदायों पर निर्भर करता है।
मानव हस्तक्षेप इन जैविक समीकरणों में सबसे शक्तिशाली और अस्थिर चर के रूप में कार्य करता है, जैसा कि भारतीय बुलफ्रॉग के उन्मूलन, प्राचीन हाथी प्रवास गलियारों के कटने और आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार से स्पष्ट होता है। अल्पदृष्टि आर्थिक दोहन से ट्रॉफिक पतन की शुरुआत होती है, जो अंततः कृषि विफलता और आपदा के प्रति बढ़ी संवेदनशीलता के माध्यम से मानव आबादी पर ही लौटकर आता है। इसके विपरीत, जब मानव बुद्धि और सहानुभूति को पारिस्थितिक संरक्षण की दिशा में लगाया जाता है, जैसा कि मंगला जोड़ी के चमत्कारी पक्षी पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट टाइगर के कड़े मेगाफोना संरक्षण प्रोटोकॉल और संभव पहल की कृषि पारिस्थितिकी उपलब्धियों में देखा गया है, तो पारिस्थितिक तंत्र अद्भुत पुनर्योजी लचीलापन प्रदर्शित करते हैं। शैक्षिक पर्यावरण अध्ययन का अंतिम उद्देश्य इस गहन समझ को व्यवहार में लाना है, जिससे मानवता पारिस्थितिक विघटन के कारक से वैश्विक जैवमंडल की सामंजस्यपूर्ण यांत्रिकी में एक जागरूक सहयोगी सहभागी में परिवर्तित हो सके।